हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी वर्मा और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी सेम सीरीज को। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एचपी टेट मेडिकल के लिए अपनी एक सीरीज स्टार्ट की है। उस सीरीज के मैं 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और ये हमारा इस वीडियो का और या हम कह सकते हैं कि इस सीरीज का 3rd पार्ट है। तो अगर आपने अभी तक वो 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप प्लीज़ उन वीडियो को पहले देख लीजिए और उसके बाद आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। या स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो के साथ। एंड आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी गैमेटोजेनेसिस। हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस से। तो सबसे पहले जैसे कि हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, गैमेटो मीन्स गैमीट, जेनेसिस मीन्स सिंथेसिस और फॉर्मेशन। कोई भी एक ऐसी प्रोसेस कोई भी नहीं, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें गैमीट की सिंथेसिस होती है या गैमीट की जो फॉर्मेशन होती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। अब हम बात कर लेते हैं कि ये गैमीट कौन कौन से होते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि जो अगर हम बात करते हैं गैमीट की, अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात कर देते हैं गैमीट्स की, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गैमीट्स की। तो अगर हम गैमीट्स की बात करें तो मेल में जो गैमीट होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। एंड फीमेल में जो गैमीट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे गैमीट की सिंथेसिस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, उसी तरह से स्पर्म की सिंथेसिस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे एंड ओवम की सिंथेसिस को हम oogenesis कहेंगे। तो आज हम इन दोनों प्रोसेसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है या oogenesis एंड oogenesis क्या होती है। ओके, तो इन दोनों फेजेस में, ठीक है, अगर हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस की या अगर हम बात करें oogenesis की, तो दोनों ही, ठीक है, स्पर्म की सिंथेसिस या ओवम की जो सिंथेसिस होती है, ये दोनों ही प्रोसेसेस जो होती है ये 3 कॉमन पॉइंट्स को लेके चलती है, या हम बोलेंगे इसमें 3 कॉमन पॉइंट्स होते हैं। तो पहले उन 3 कॉमन पॉइंट्स को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, oogenesis क्या होती है। ओके, तो अगर हम बात करें कि 3 फेजेस गैमेटोजेनेसिस, किसी भी गैमेट की सिंथेसिस के लिए 3 फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और वो 3 फेजेस कौन कौन से हैं, हो ही सकता है कि आपको आए कि 3 फेजेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस और इन तीनों फेजेस के आपको नाम दे दिए गए हों और एक कोई अदर नेम दे दिया गया हो, तो आपको उनमें से पिक करना होगा कि इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, फेजेस के नाम याद कर सकते हो। तो फर्स्ट है फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। गैमेटोजेनेसिस में जब भी गैमेट की सिंथेसिस होती है तो क्या होता है, सबसे पहले जो भी हमारा स्ट्रक्चर होता है वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई मतलब उसका जो नंबर है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। और अगर मैं बताऊं कि किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करना है, अगर हमें किसी भी स्ट्रक्चर का नंबर बहुत जल्दी क्या करना हो, डुप्लीकेट करना हो या बढ़ाना हो, तो उसके लिए अगर हम बात करें डिवीजन की, तो आपने पढ़ा होगा कि डिवीजन भी जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है माइटोसिस और एक होती है मियोसिस। तो जनरली अगर हमें सिर्फ नंबर को इंक्रीज करना हो तो जनरली हम जिस डिवीजन को प्रेफर करते हैं दैट इज माइटोसिस, या जिस डिवीजन को हम पढ़ते हैं दैट इज माइटोसिस। तो अगर हम बात करते हैं कि गैमेटोजेनेसिस का जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे क्या होगी, चीजें मल्टीप्लाई होगी, मीन्स नंबर इंक्रीज होगा। तो नंबर इंक्रीज करने के लिए जो डिवीजन होगी दैट विल बी माइटोसिस। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है कि मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे कौन सी डिवीजन होती है, दैट इज माइटोसिस। उसके बाद आपने याद रखना है सेकेंड जो फेज होती है दैट इज फेज ऑफ ग्रोथ। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा स्ट्रक्चर होगा, जैसे मान लो ये हमारा स्ट्रक्चर बना, तो इस स्ट्रक्चर में अब कोई डिवीजन नहीं होगी, ये जो स्ट्रक्चर होगा इसका क्या होगा, साइज बढ़ेगा। ठीक है, इस साइज में क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो इसे कहा जाता है फेज ऑफ ग्रोथ। ये क्या होता है, सेकेंड स्टेप होता है गैमेटोजेनेसिस का। अगर हम बात करें 3rd स्टेप ऑफ गैमेटोजेनेसिस की, दैट इज फेज ऑफ मैच्योरेशन या फेज ऑफ मैच्योरेशन। अगर हम बात करें फेज ऑफ मैच्योरेशन की, तो यहाँ पे हमारी 2 पर्टिकुलर डिवीजन इन्वॉल्व होती है एंड दीज 2 डिवीजन आर मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ये हमारी फेज ऑफ मैच्योरेशन में होती है। अब बात कर लेते हैं कि ये मियोसिस 1 और मियोसिस 2 क्या होती है। हमने पढ़ा कि अगर हम बात करें डिवीजन की, तो डिवीजन क्या होती है, 2 टाइप की होती है। एक होती है हमारी माइटोसिस, ठीक है, एक होती है हमारी माइटोसिस और दूसरी होती है हमारी मियोसिस। लेकिन जो ये मियोसिस होती है ये फर्दर 2 टाइप की होती है, दैट इज मियोसिस 1 एंड मियोसिस
2। अब अगर हम बात करें माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में सिंपली जो भी हमारा जो नंबर होता है सेल का वो इंक्रीज करता है, या हम बोले अगर हमें सेल का नंबर इंक्रीज करना हो तो वहाँ पे जो प्रोसेस होती है दैट इज माइटोसिस। लेकिन अगर हम बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस जो होती है, ये मियोसिस क्या होती है, ये 2 टाइप की होती है, और ये 2 टाइप की अगर हम बात करें ये कौन कौन से होती है और इनमें क्या डिफरेंस होता है, तो दैट इज फर्स्ट जो होती है दैट इज मियोसिस 1 एंड सेकेंड जो होती है दैट इज मियोसिस 2। जो मियोसिस 1 होती है उसको कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन। अब बात करते हैं कि मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहा जाता है। इसको रिडक्शनल डिवीजन इसलिए कहा जाता है, मान लो ये आपका कोई सेल है, ठीक है, ये आपका कोई सेल है और इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है 46 है। तो अगर इस सेल में माइटोसिस होगी, आई एम सेइंग माइटोसिस, अगर इसमें माइटोसिस होगी तो वहां पे जो भी हमारा आगे जो भी डॉटर सेल बनेगा तो उसका नंबर भी क्या होगा, 46 ही होगा। लेकिन अगर इसमें मियोसिस होती है तो क्रोमोसोम नंबर जो हो जाएगा वो रिड्यूस हो जाएगा और दैट विल बी 23। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है किसमें, मियोसिस 1 में, इसीलिए इसको कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन। क्रोमोसोम नंबर विल बी हाफ, ठीक है, हाफ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए इस डिवीजन को रिडक्शनल डिवीजन जो है वो कहा जाता है। अगर हम बात करें मियोसिस 2 की, तो मियोसिस 2 को कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन। अब इक्वेशनल डिवीजन में क्या होता है, ये जो मियोसिस 2 होती है ये हमारी माइटोसिस के साथ रिजेंबल करती है। माइटोसिस के साथ कैसे रिजेंबल करती है, क्योंकि जो मियोसिस 2 होती है वो इक्वेशनल डिवीजन होती है, वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो हाफ नहीं होता है। अगर किसी सेल का क्रोमोसोम नंबर 23 है तो वो 23 ही रहेगा, आफ्टर डिवीजन भी क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, 23 ही रहेगा। माइटोसिस में भी सेम होता है, अगर क्रोमोसोम नंबर 46 है, पहले 46 है तो आफ्टर डिवीजन भी वो क्या रहेगा, 46 ही रहेगा। अगर 23 है तो आफ्टर डिवीजन भी वो क्या रहेगा, 23 ही रहेगा। सो होप सो आपको ये टर्म्स क्लियर होगी कि माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है। तो क्विक रिव्यू करवा लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा सबसे पहले हमने बात की गैमेटोजेनेसिस की। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमीट की सिंथेसिस को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। हमने बोला 2 तरह के गैमीट बनते हैं, एक हमारा स्पर्म बनेगा और एक हमारा ओवम बनेगा। तो स्पर्म की सिंथेसिस को हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओवम की सिंथेसिस को हम बोलेंगे oogenesis। फिर हमने बोला ये दोनों क्या है, हमारे गैमीट है। तो इन दोनों की सिंथेसिस में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट या 3 एक कॉमन फेजेस होंगे। वो जो फेजेस होते हैं दैट इज फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फेज ऑफ ग्रोथ एंड फेज ऑफ मैच्योरेशन। अगर हम तीनों की बात करें कि तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस होता है, तो फर्स्ट है फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जो सेल होता है जब इसमें क्या होता है, फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में माइटोसिस होती है। यहाँ पे सेल जो होता है उसका नंबर ही क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, मतलब नंबर इंक्रीज होगा। अगर हम बात करें फेज ऑफ ग्रोथ की, वहाँ पे क्या हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, मतलब ग्रोथ हो जाएगी सेल के साइज में। नेक्स्ट फेज ऑफ मैच्योरेशन में फर्दर स्टेप होते हैं, या हम बोलेंगे यहाँ पे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप की डिवीजन होती है, एंड वो जो 2 इंपॉर्टेंट डिवीजन होती है उसको कहा जाता है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। फिर हमने बात की कि जो डिवीजन है वो हमने पढ़ी 2 टाइप की, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस क्या होती है, माइटोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो सेम रहता है, लेकिन मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो हाफ हो जाता है। और मोर स्पेसिफिकली अगर हम बोलें, जो मियोसिस 1 होता है वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा, मियोसिस 2 में क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होगा। क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है मियोसिस 1 में, दैट्स वाई मियोसिस 1 को कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन। और क्योंकि मियोसिस 2 में क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो सेम रहता है, इसीलिए इसको कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन। होप सो अब आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म की। ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे पास यहाँ पे, लेकिन इन तीनों टर्म को हम डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, जैसा कि हमने बोला स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब जेनेसिस का मतलब मैंने आपको पहले भी बोला था कि जेनेसिस, ठीक है, जेनेसिस का मतलब क्या होगा, जेनेसिस का मतलब होगा सिंथेसिस, और स्पर्मेटो मतलब स्पर्म की सिंथेसिस को कहा जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस।
अगर हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो ये जो प्रोसेस होती है ये ऐसा नहीं है कि बर्थ के टाइम से स्टार्ट हो जाएगी। जब कोई भी जो हमारे मेल होते हैं वो प्यूबर्टी अटेन करते हैं तो उस टाइम उनकी बॉडी में ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। ओके, तो हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है। जो फर्स्ट जो सेल होता है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस में, दैट इज स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया भी कहा जाता है इसको और स्पर्मेटोगोनियम कहा जाता है, और इसका जो अदर नेम है दैट इज स्पर्म मदर सेल। ठीक है, अब ये जो स्पर्म मदर सेल होता है ये फर्स्ट सेल होता है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम जो नंबर होता है, या हम बोले जो ये हमारा जो स्पर्म मदर सेल होगा, ये स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटो जो गोनिया होगा, ये क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगी, माइटोसिस होगी। माइटोसिस मैंने बोला था, माइटोसिस में क्या होगा, नंबर इंक्रीज करेगा। ये देखो इसमें क्या हो गया, नंबर इंक्रीज होगा। ठीक है, स्पर्म मदर सेल क्या कर जाएंगे, डिवाइड कर जाएंगे माइटोसिस से, और इनका नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो क्रोमोसोम नंबर जो है अभी भी यहाँ पे 46 है, और इन सब में भी क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। दैट्स वाई हमने बोला था कि क्रोमोसोम माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो डिवाइड नहीं करता है, वो सेम रहता है। उसके बाद हम क्या बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे ग्रोथ की। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बने होते हैं इसमें क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है। इसमें क्या करता है, साइज इंक्रीज करता है, इसीलिए ये क्या हो जाता, इस फेज को क्या कहा जाता है, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या हो जाता है, जो सेल होता है उसका जो साइज हो जाता है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो अगर आप, मैंने यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश की है, पहले देखो ये सेल का साइज था, अब सेल का साइज जो है थोड़ा इंक्रीज हो गया है। ये जो सारे स्ट्रक्चर है इनको हम कहते हैं स्पर्मेटोसाइट। तो मैंने एक स्पर्मेटोसाइट को आगे ले लिया है, हर एक स्पर्मेटोसाइट में यही प्रोसेस होगी, तो हम एक स्पर्मेटोसाइट को आगे डिस्कस करेंगे। स्पर्मेटोसाइट में ये क्या है, हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जिसमें क्या हुई है, ग्रोथ हुई है। अब क्या होता है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है उसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है। मियोटिक डिवीजन मतलब मियोसिस, मियोसिस 1 होगी, और हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मियोसिस 1 जो होती है वो रिडक्शन डिवीजन होती है। तो जब फर्स्ट, या हम बोलेंगे जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करता है तो वहाँ पे फॉर्मेशन होती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की। ये भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होगा और ये भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, दोनों में डिफरेंस मीन्स अगर हम बात करें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की, तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसका जो नंबर है दैट इज डिप्लॉयड, 46 है क्रोमोसोम का नंबर। लेकिन अगर आप देखोगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में तो क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो गया है। क्रोमोसोम नंबर जो है अब कितना हो गया है, 23 हो गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस 1 हुई है, एंड मियोसिस 1 क्या बोला था हमने, मियोसिस 1 जो है रिडक्शनल डिवीजन होती है, इसीलिए यहाँ पे नंबर जो है वो हाफ हो गया है। उसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं वो फिर से डिवाइड करते हैं बाय मियोसिस 2। अब वो मियोसिस 2 से डिवाइड कर देंगे, अब क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ देखिए क्रोमोसोम नंबर जो है वो फिर से 23 ही है, यहाँ पे सिर्फ नंबर इंक्रीज करेगा, लेकिन क्रोमोसोम में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, पोलैरिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। चारों के चारों अभी भी क्या रहेंगे, हमारे हैप्लॉइड ही रहेंगे। ठीक है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है अब वो किसकी फॉर्मेशन करता है, स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और 4 हमारे यहाँ पे स्पर्मेटिड बन जाएंगे। और उसके बाद क्या होता है, तो ये हमारे 3 फेजेस हो जाते हैं गैमेटोजेनेसिस के। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस में भी स्पर्मेटोसाइट के सबसे पहले हमने बोला क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पे क्या हो गया, नंबर जो है वो इंक्रीज हो गया। उसके बाद हमने बोला ग्रोथ फेज, और उसके बाद हमने बोला मैच्योरेशन फेज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास स्पर्मेटिड बने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चेंज आता है, दैट इज जो स्पर्मेटिड होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। ये जो सारे जो मैंने 4 स्ट्रक्चर बनाए हैं ये है हमारे स्पर्मेटिड्स, लेकिन ये सारे क्या है, नॉन मोटाइल है। तो इन स्पर्मेटिड में कुछ चेंजेस आते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, नॉन मोटाइल से ये मोटाइल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर मोटाइल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उनको हम कहेंगे स्पर्म। ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, स्पर्म। एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्ट होना। किसका, स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्ट हो जाना। ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है हमारी, यहाँ पे देखिए ये कहलाती है हमारी स्पर्मियोजेनेसिस। अगर आपसे कोई पूछे कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है तो आप बोलोगे यहाँ पे है हमारा स्पर्मियोजेनेसिस, नॉन मोटाइल स्पर्म इज कन्वर्टेड इनटू मोटाइल स्पर्म। जब नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड जो है वो मोटाइल स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस।
और अगर हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो स्पर्मेटोजेनेसिस तो वही दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और नॉन मोटाइल से, लेकिन सिर्फ अगर हम इसी पार्ट की इस पर्टिकुलर, एक सेकेंड, अगर हम सिर्फ इस ही पर्टिकुलर पार्ट की बात करें, ये मूव नहीं कर पा रही है, हाँ, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर पॉइंट की, कि अगर हम इस स्टेप से इस स्टेप की बात करें, ठीक है, स्पर्मेटिड से स्पर्म का जो चेंज होना है, ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है हमारी स्पर्मियोजेनेसिस, ये कहलाती है हमारी स्पर्मियोजेनेसिस। फिर यहाँ पे एक और टर्म है दैट इज स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या होता है? आई गेस ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन, इनमें से दोनों में से एक टर्म को ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो आप इनको ध्यान रखिए, हो ही सकता है कि आने वाले एग्जाम में। हाँ, मैं आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी, तो आप इस चीज़ को प्लीज़ माइंड में रखिए कि आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को रिवाइज करना है या एक बार गो थ्रू करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन एज सच रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्पर्मिएशन की, ठीक है, स्पर्मिएशन क्या होता है? स्पर्मिएशन मीन्स स्पर्म लीव द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। हमने बात की थी, ये ट्रांसफर सेक्शन हमने बनाया था टेस्टिस का, फिर हमने यहाँ पे लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनाए थे, उसके अंदर हमने बनाई थी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हमने बोला था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो एक्चुअल साइट है जहाँ पे स्पर्म की सिंथेसिस होती है। तो यहाँ से जब स्पर्म मूव करता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है। होप सो आपको ये तीनों टर्म्स क्लियर होगी। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हमने गैमेटोजेनेसिस में दो पार्ट की बात की थी, एक हमने बात की थी स्पर्मेटोजेनेसिस की, एक हमने बात की थी oogenesis की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने बात की थी कि स्पर्म की फॉर्मेशन हमारी यहाँ पे क्या हो गई है, स्पर्म की फॉर्मेशन हो गई है। तो oogenesis पढ़ने से पहले हम थोड़ा स्पर्म के स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि स्पर्म के स्ट्रक्चर्स पे भी बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो अगर हम स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्पर्म का जो सबसे एंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एक्रोजोम, ठीक है। एक्रोजोम जो होता है ये गोल्जी अपरेटस से डिराइव स्ट्रक्चर है, मतलब गोल्जी अपरेटस से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है हमारा एक्रोजोम। जो एक्रोजोम होता है इसके पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, उन एंजाइम को हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहा जाता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्यों प्रेजेंट होते हैं? बहुत सारे और भी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोल देते हैं। इन एंजाइम का काम क्या होता है? मान लो ये हमारा क्या है, स्पर्म है, ठीक है, ये हमारा स्पर्म है, और ये क्या होता है, ये हमारा एग है, ठीक है, ये हमारा एग है या ओवम है। अब इस स्पर्म ने क्या करना होता है, इस एग के अंदर डिफ्यूज होना होता है, ताकि स्पर्म का न्यूक्लियस ओवम के न्यूक्लियस के साथ क्या कर जाए, फ्यूज कर जाए। तो इसको, इस वॉल को क्या करना पड़ेगा, पेनिट्रेट करना पड़ेगा, इससे पास होना पड़ेगा। तो इससे पास होने के लिए इसको किसी एंजाइम की हेल्प चाहिए होगी, ताकि वो इन वॉल्स को क्या कर पाए, डिसॉल्व कर पाए, ठीक है। ये पूरा ही मिट गया, ताकि वो क्या कर पाए, इन वॉल्स को क्या कर पाए, डिसॉल्व कर पाए। तो इन वॉल्स को डिसॉल्व करने के लिए उनको किसी पर्टिकुलर एंजाइम की हेल्प नीड होती है। तो वो जो पर्टिकुलर एंजाइम होते हैं वो स्पर्म के कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो स्पर्म के एक्रोजोम वाला जो एरिया होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने आपको एक्रोजोम के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। मैंने आपको बोला कि एक्रोजोम जो होता है वो स्पर्म का मोस्ट इंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है, गोल्जी अपरेटस, ठीक है। गोल्जी अपरेटस से क्या, वो गोल्जी अपरेटस से वो एक डिराइव स्ट्रक्चर है, ठीक है, गोल्जी अपरेटस का बना हुआ होता है। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिनको हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। और ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, जब स्पर्म ने एग के साथ फ्यूज करना होता है तो उस टाइम ये पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, ये वाला पार्ट जो होता है ये हेड होता है, और हेड में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस क्या होता है, हैप्लॉइड, क्योंकि ये गैमीट है। और हमने बोला था गैमीट जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, इसीलिए इसका न्यूक्लियस क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। उसके बाद हमारा ये स्मॉल सा पोर्शन आ जाता है, इसको हम कहते हैं नेक, और नेक में प्रेजेंट होते हैं हमारे सेंट्रियोल। मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, नेक में क्या प्रेजेंट होते हैं, नेक में प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल। और अगर हम बात करें सेंट्रियोल की, तो सेंट्रियोल का इंपॉर्टेंस क्या है, सेंट्रियोल की क्या इंपॉर्टेंस है? सेंट्रियोल जो होता है वो किस में हेल्प करता है, सेल के डिवीजन में हेल्प करता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें उसके बाद हमारा जो पीस आता है दैट इज मिडिल पीस। मिडिल पीस में क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एज यू नो माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। आपको पता है कि स्पर्म जो होता है वो एक मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या करना पड़ता है, मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी तक इसको क्या करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है। तो इसको किसी ना किसी तरह से इसकी बॉडी को क्या चाहिए, मतलब इसको क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। ओके उसके बाद हम बात करेंगे तो ये जो लास्ट वाला टेल वाला पार्ट जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या करता है, मोटिलिटी में हेल्प करता है, ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे पर्टिकुलर पॉइंट थे स्पर्म से रिलेटेड। हम एक बार फटाफट से रिव्यू कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। एक्रोसोम गोल्जी अपरेटस से ड्राइव होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि एग की पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमने बात की नेक में प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे मिडिल पीस में प्रेजेंट होते हैं जो क्या देंगे, स्पर्म को एनर्जी देंगे। ऑलरेडी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फ्लैजिला यहाँ पे प्रेजेंट होता है जो कि ये भी किस में हेल्प करेगा, मोटिलिटी में हेल्प करेगा। इस पे भी अगेन क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसमें जो अरेंजमेंट होती है वो किस तरह की होती है, फ्लैजिला में जो अरेंजमेंट होती है वो किस तरह की होती है, तो दैट इज 9+2 अरेंजमेंट होती है वो फ्लैजिला में प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें डिस्कवरी, स्पर्म की डिस्कवरी की अगर हम बात करें कि स्पर्म को सबसे पहली बार किसने डिस्कवर किया था, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने इसको सबसे पहली बार डिस्कवर किया था। अगर आपसे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस करूं तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक जो थी उन्होंने क्या किया था, उन्होंने माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी। सेकंड, उन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। अगर आपसे कोई पूछे कि सेल को सबसे पहली बार किसने डिस्कवर किया था तो दैट इज रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने सबसे पहली बार की थी तो दैट इज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। ओके, अब हम बात करेंगे हमारी इस वीडियो के लास्ट पार्ट की, दैट इज oogenesis की। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी oogenesis की। आई एम सॉरी अगेन क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे oogenesis की। तो अगर आपको स्पर्मेटोजेनेसिस समझ आ चुका है तो ये oogenesis जो है वो आपको इजीली समझ आ जाएगा क्योंकि सारे फेजेस इसमें सेम ही रहेंगे। सिर्फ एक डिफरेंस यहाँ पे आएगा, दैट डिफरेंस विल बी ऑफ पोलर बॉडी। ठीक है, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर आपने स्पर्मेटोजेनेसिस में नहीं देखा है। तो अगर हम बात करते हैं oogenesis की, नाम ही बता रहा है oogenesis, मतलब यहाँ पे क्या होगी, ओवम की या हम बोल सकते हैं एग की यहाँ पे क्या होगी, सिंथेसिस होगी। फर्स्ट सेल जो रहेगा oogenesis में, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया था वैसे ही यहाँ पे क्या है, oogonia था। वो भी डिप्लॉयड था, ये भी डिप्लॉयड है। वहाँ पे फर्स्ट जो फेज था दैट इज फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने क्या बोला था, माइटोसिस होती है। यहाँ पे क्या हुई, माइटोसिस हुई, और यहाँ पे देखो सेल का नंबर बढ़ गया, पहले 1 था फिर क्या हो गया 4 हो गया। तो इस तरह से नंबर इंक्रीज हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। अब ये जो सारे स्ट्रक्चर हैं इनको हम क्या कहेंगे, इन सारे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहेंगे, इन सारे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या आ जाएगी, फेज, सेकंड फेज आ जाएगा, दैट इज ग्रोथ फेज आ जाएगा। अब इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। तो एक स्पर्मेटोसाइट, एक oocyte को मैं क्या कर रही हूँ, आगे लेके चल रही हूँ। तो एक oocyte में हमने क्या कर दी, ग्रोथ करवा दी। अब जो ये प्राइमरी oocyte है इसमें क्या होगी, डिवीजन होगी। ठीक है, अब इसमें डिवीजन होगी, लेकिन जो डिवीजन इस बार होगी दैट विल बी मियोसिस 1। और हमने बोला था कि मियोसिस क्या होती है, एक तरह की रिडक्शनल डिवीजन होती है। तो यहाँ पे जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब ये डिवाइड करेगा, ठीक है, ये वाला प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब डिवाइड कर जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, और वो दोनों ही स्ट्रक्चर क्या होंगे, हमारे हैप्लॉइड होंगे। एक जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी पोलर बॉडी, और सेकंड जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो था वो क्या था, डिप्लॉयड था, लेकिन जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होगा वो क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। क्यों, क्योंकि उनके बीच में हुई है मियोसिस 1। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारी मियोसिस 2 होती है, और मियोसिस 2 क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन होती है, तो अब जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करेगा तो वो यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर वो अगेन बनाएगा, एक होगा पोलर बॉडी और सेकेंड होगा ओवम। ठीक है, अब यहाँ पे इसका नंबर n था, और इस यहाँ पे भी नंबर क्या हो जाएगा n, क्योंकि मियोसिस 2 ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन।
और सेकेंड जो हमने अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को डिवाइड कर दिया, उसी तरह से जिस तरह से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 हुई थी, उसी तरह से जो ये पोलर बॉडी है इसमें भी क्या होगी, मियोसिस 2 होगी और 2 पोलर बॉडी बन जाएगी। और ये जो पोलर बॉडी होगी ये सारी क्या होगी, हैप्लॉइड होगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमारा oogenesis है उसमें क्या हुआ है, एक oogenesis की अगर हम प्रोसेस की बात करें वहाँ पे कितने ओवम बनते हैं, तो वहाँ पे एक ही ओवम बनता है, लेकिन वहाँ पे पोलर बॉडी का नंबर कितना होता है, 3। ये जो 3 पोलर बॉडीज होती है ये स्पर्मेटोसाइट में नहीं बनती है, स्पर्मेटोजेनेसिस में नहीं बनती है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बनते हैं, लेकिन oogenesis में क्या होता है, एक oogonia से सिर्फ एक ही ओवम बनेगा, लेकिन वहाँ पे क्या बन जाती है, 3 पोलर बॉडीज बन जाती हैं। ठीक है, क्या बन जाती है वहाँ पे, 3 पोलर बॉडीज बन जाती हैं। ये जो पोलर बॉडी हो जाती है ये विद टाइम क्या हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, मैंने ट्राई किया है कि गैमेटोजेनेसिस से जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे, जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते थे, वो सारे पॉइंट्स आपको कवर अप करवा सकूं। होप सो आपको ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो, शेयर कीजिए वीडियो, सो दैट कि वीडियो बहुत ज़्यादा लोग देखें तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे भी बहुत ज़्यादा हेल्प करे नई वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।